अभी तक चाय नहीं बनी? घर सिर पर उठा लूंगी मैं। इस घर में नियम का पालन नहीं होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। अम्मा जी, नीलम की तबीयत ठीक नहीं। तबीयत का रोना हर दिन मत रोया करो, बहू का काम सेवा करना है। चिराग चुपचाप खड़ा रहा। नीलम, थोड़ा ध्यान रखा करो, दादी को नाराज मत किया करो। मैं कोशिश करती हूँ पर शरीर साथ नहीं देता। इसी बीच प्रेम की शादी की बात हुई। अरे अम्मा, प्रेम अब 25 का हो गया है, उसके लिए रिश्ता देखना चाहिए। हाँ, अब वक्त आ गया है, लेकिन बहू ऐसी चाहिए जो संस्कारों में ढली हो। कुछ दिनों बाद सब लोग लड़की देखने गए। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, एमए किया है, नौकरी भी करती है। हमें ये सब नहीं जानना, हमें बस इतना बताइए कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। जी, खाना बनाना तो सीख ही जाएगी, पर पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। हमारे घर में बहू का पहला धर्म रसोई है, बाकी बातें बाद में। दादी, वो बहुत समझदार लग रही है। समझदारी से घर नहीं चलता, सेवा से चलता है। लड़की वाले थोड़ा असहज हो गए। हमें थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए। घर लौटते ही तुलसी ने साफ कह दिया, ये रिश्ता हमें पसंद नहीं। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, घर नहीं संभाल पाएगी। अम्मा जी, प्रेम को लड़की पसंद आई है। मुझे नहीं पसंद, बस बात खत्म। रात में कमला ने चुपके से लड़की वालों को फोन किया। बहन जी, अम्मा जी का स्वभाव थोड़ा सख्त है, आप बुरा मत मानिए। हमें रिश्ता मंजूर है, कृपया मना मत कीजिए। अगर आप लोग सच में चाहते हैं तो हम भी मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद रिश्ता पक्का हो गया। ठीक है, शादी धूमधाम से होगी, हमारे खानदान की इज्जत है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। करोड़पति घर था, इसलिए हर चीज भव्य थी। शादी के दिन बैंड बाजे के साथ बारात निकली। कहीं नई बहू के साथ भी वही ना हो जो हमारे साथ हो रहा है। दुल्हन घर आई। जैसे ही उसने मुस्कुराते हुए सबको प्रणाम किया, तुलसी आगे बढ़ी। रुको, दुल्हन ऐसे नहीं आती। उन्होंने उसका घूंघट खींचकर पूरा चेहरा ढक दिया। हमारे घर की बहू का चेहरा सबके सामने खुला नहीं रहता, यही परंपरा है। ये ठीक नहीं है, पर अभी कुछ बोलना सही नहीं। अम्मा जी, आजकल की बातें मत करो, दुल्हन ऐसे ही रहेगी। नई बहू चुपचाप घूंघट में खड़ी रही। दादी, उसे घुटन हो रही होगी। शादी के बाद घूंघट ही उसका गहना है। अब गृह प्रवेश की तैयारी होने लगी। आंगन में फिर से गोबर से लीपा गया। चावल का कलश रखा गया। दुल्हन, पहले दहलीज पर दाहिना पैर रखो, फिर कलश को हल्के से गिराना और याद रहे सिर से पल्लू नीचे नहीं होना चाहिए। जी दादी जी, भगवान करे निशा के आने से कुछ बदल जाए। दुल्हन ने गृह प्रवेश किया। घर में शंख और घंटियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन उस आवाज के पीछे एक अनकहा डर भी था। क्या इस घर में कभी बदलाव आएगा? अब मेरा घर फिर से संस्कारों से भर गया। और इसी तरह करोड़पति ससुराल में परंपराओं की जंजीरें एक और बहू के पैरों में डाल दी गई। गृह प्रवेश की रस्में खत्म होते होते रात हो चुकी थी। नई बहू निशा काफी थकी हुई थी, लेकिन उसके मन में नए घर को लेकर कई सवाल थे। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है। रात के मुश्किल से 3 घंटे ही बीते थे कि अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। निशा, उठो बहू, 4 बज गए हैं। बहू का सूरज से पहले उठना जरूरी है। दादी जी, अभी तो बहुत अंधेरा है, कोई खास बात है क्या? आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में। गंगा स्नान के लिए चलना है। नई बहू का पवित्र होना जरूरी है, जल्दी तैयार हो जाओ। निशा समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक क्या हो रहा है। वो जल्दी जल्दी साड़ी पहनकर घूंघट ठीक करके बाहर आई। देवरानी जी, यहाँ ऐसे ही होता है, कुछ मत पूछिए, बस चलिए। पर दीदी, इतनी सुबह और गंगा स्नान, यही परंपरा है इस घर की। तुलसी सबको लेकर घाट की ओर चली। ठंडी हवा चल रही थी। निशा कांप रही थी। दाहिना पैर पहले पानी में डालो, पूरी तरह डुबकी लगाओ। नई बहू का शुद्ध होना जरूरी है। दादी जी, पानी बहुत ठंडा है। सहन करना सीखो, बहू बनना आसान नहीं होता। किसी तरह निशा ने डुबकी लगाई। वो सर्दी से कांपती हुई वापस घर आई। घर पहुंचते ही तुलसी ने फिर आदेश दिया, अब पहली रसोई की तैयारी करो। आज पूरे घर के लिए दाल, कढ़ी, 3 सब्जी, पूरी, हलवा, खीर और अचार बनाना है। दादी जी, इतना सब? पहली रसोई में बहू की काबिलियत दिखती है। निशा रसोई में गई। वहां मिट्टी का चूल्हा धधक रहा था। दीदी, यहाँ कोई मॉडर्न मॉड्यूलर किचन नहीं है क्या? है देवरानी जी, लेकिन उस पर ताला लगा रहता है। यहाँ खाना इसी चूल्हे पर बनता है। लेकिन इतने बड़े घर में? दादी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। निशा ने मसाला निकाल कर देखा। दीदी, मैं मसाला पीसने के लिए मिक्सर ले आती हूँ, जल्दी हो जाएगा। वो मॉडर्न रसोई की ओर बढ़ी ही थी कि तुलसी की नजर पड़ गई। रुको, ये क्या उठा रही हो?
दादी जी मिक्सर है, मसाला जल्दी पिस जाएगा। हमारे घर में मसाला सिलबट्टे पर पिसता है, ये मशीनें आलसी लोगों के लिए होती हैं। तुलसी ने मिक्सर उसके हाथ से छीनकर वापस ताले वाली रसोई में रख दिया। दादी जी इतना सब काम चूल्हे पर, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, पूरा काम चाहिए। निशा चूल्हे के सामने बैठ गई। धुआं आंखों में भरने लगा, आंसू निकल आए। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दीदी आंखें चल रही हैं, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। 2 घंटे बाद उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, चेहरा पसीने और धुएं से भर गया था। निशा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? धुएं से, और दादी ने मिक्सर भी ले लिया। मैं कुछ नहीं कर सकता, दादी के सामने मेरी भी नहीं चलती। तो क्या मैं भी दीदी की तरह सब सहती रहूं? अभी सही समय नहीं है। पहली रसोई का खाना तैयार हुआ। तुलसी ने हर व्यंजन को चखा। नमक ठीक है, लेकिन पूरी थोड़ी मोटी है, अगली बार ध्यान रखना। जी दादी जी। उस दिन के बाद निशा की जिंदगी भी नीलम जैसी हो गई। निशा, आज से सुबह 4 बजे उठना है, पहले आंगन गोबर से लीपना है, फिर चूल्हा जलाना। जी। एक दिन निशा से चाय बनाने में 5 मिनट की देर हो गई। अभी तक चाय नहीं बनी? नई बहू होकर इतनी लापरवाही। दादी जी मैं अभी बना रही हूँ। इस घर में नियम तोड़ने की इजाजत नहीं है। पड़ोस की औरतें फिर बातें करने लगीं। अब नई बहू भी उसी हाल में है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की थी, पर बोल कौन सकता है। तुलसी की सख्ती पर सब भारी है। बदलाव तब आएगा जब घर वाले खुद खड़े होंगे। घर के अंदर वही नियम, वही डांट, वही धुआं। दीदी, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? पता नहीं, लेकिन उम्मीद छोड़ना भी गलत है। लेकिन सच्चाई यही थी कि दादी अब निशा को भी उसी तरह परेशान करने लगी थी जैसे नीलम को करती थी। बहू का काम सेवा है, सवाल करना नहीं। निशा चुप रह जाती। उसके सपने, उसकी पढ़ाई, उसकी आधुनिक सोच सब चूल्हे के धुएं में घुलते जा रहे थे। समय बदलेगा। कब? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक सुबह जब नीलम और निशा रसोई में दूध उबाल रही थी, तभी अचानक एक काली बिल्ली आंगन से होते हुए रसोई में घुस आई और उबलते दूध का थोड़ा हिस्सा पी गई। अरे ये बिल्ली फिर आ गई, दूध भी पी गई। अब दादी क्या कहेंगी? तभी तुलसी अंदर आई और बर्तन के पास बिल्ली के पंजों के निशान देख लिए। हाय राम, काली बिल्ली ने दूध पी लिया। ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, घर पर संकट आने वाला है। अम्मा जी बस एक बिल्ली ही तो थी। तुम्हें समझ नहीं है कमला? तुरंत हवन कराना होगा, पूरा घर शुद्ध करना पड़ेगा। दोपहर तक पंडित बुला लिए गए। आंगन में हवन कुंड सजाया गया। लकड़ियां, घी, हवन सामग्री सब जमा हो गया। दीदी ये क्या नया बवाल है? एक बिल्ली के दूध पीने से इतना सब? यहाँ हर छोटी बात का उपाय हवन ही है। हवन शुरू हुआ। धुएं से पूरा घर भर गया। बहुएं पल्लू सिर पर रखकर बैठो। मंत्रों के समय आंखें नीचे रखनी चाहिए। क्या हर बात पर यही होगा? घर की समस्याएं ऐसे खत्म होती हैं क्या? हवन खत्म होने के बाद भी तुलसी का अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ। अब 7 दिन तक घर में मीठा नहीं बनेगा और शाम को तुलसी के पास दिया जलाना मत भूलना। दादी जी ये सब क्यों? ज्यादा सवाल मत करो, मैं जो कहती हूँ वही होगा। दिन बीतते गए। कभी काली बिल्ली, कभी छींक आना, कभी कौआ छत पर बैठ जाना। हर बात पर नया टोटका शुरू हो जाता। दीदी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हर दिन नया नियम, नया डर। हमने तो अब सवाल करना छोड़ दिया है। एक शाम निशा ने तारा को कोने में बैठकर रोते देखा। तारा तुम रो क्यों रही हो? अभी मुझे डॉक्टर बनना था। मैंने 12वीं में अच्छे नंबर लाए थे, लेकिन दादी ने कह दिया कि लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती। मेरा सपना यही खत्म हो गया। तुम्हारा सपना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय है। लेकिन दादी वो कभी नहीं मानेंगी। तुम पढ़ाई शुरू करो, मैं देखती हूँ। अगले दिन निशा ने तारा के लिए पुरानी किताबें निकाल ली। दोनों कमरे में बैठकर पढ़ने लगी। भाभी अगर मैं फिर से तैयारी करूँ तो शायद मेडिकल एंट्रेंस दे सकूं। बिल्कुल दे सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी दरवाजा खुला और तुलसी अंदर आ गई। ये क्या चल रहा है? किताबें? दादी मैं बस ऐसे ही। मैंने मना किया था ना पढ़ाई से। दादी जी पढ़ाई में क्या बुराई है? बहू, तुमने इसे उकसाया है। मैं बस उसका साथ दे रही हूँ। इस घर में मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। तारा रोने लगी। भाभी रहने दीजिए। नहीं तारा रो मत, मैं कुछ उपाय निकालती हूँ। तुलसी ने यह बात सुन ली और फिर से घर में कलेश होता है। उपाय? मुझे सिखाओगी उपाय? मेरे पीठ पीछे तुम लोग ये साजिश रच रही हो। गुस्से में उन्होंने निशा को जोर से थप्पड़ मार दिया। दादी जी, दादी
भाभी की गलती नहीं है। आज के बाद अगर मैंने इसे पढ़ते देखा तो अच्छा नहीं होगा। निशा के गाल पर लाल निशान पड़ गया। कमला दौड़ कर आई। अम्मा जी, ये क्या कर दिया आपने? बहू को उसकी जगह दिखा दी। रात को कमला ने निशा को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, तुम्हें एक बात बतानी है। जब तुम्हारे दादा ससुर का देहांत हुआ, उसके बाद से अम्मा जी हमारे साथ रहने लगी। पिछले 2 साल से ही ये सब हो रहा है। इससे पहले घर में इतना सख्त माहौल नहीं था। मतलब पहले सब सामान्य था। हाँ, हम हंसते थे, खुलकर जीते थे, तारा की पढ़ाई भी चल रही थी। अब फिर से सब सामान्य होगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। क्या सच में? हाँ, अब बदलाव आएगा। उस रात निशा ने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। अगर हर बात पर अंधविश्वास है तो उसी रास्ते से जवाब दूंगी। अगले दिन उसने देखा कि तुलसी हर छोटी बात पर शगुन अपशगुन मानती है। अगर दादी को उनके ही तरीके से समझाया जाए तो शायद वो बदलें। तारा चुप बैठी थी। तारा, हिम्मत मत हारो, तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। भाभी, क्या सच में कुछ बदल सकता है? हाँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ। दादी को मैं ही सबक सिखाऊंगी। थप्पड़ वाली घटना के बाद घर का माहौल और भारी हो गया था, लेकिन निशा चुपचाप सब देख रही थी। उसने ठान लिया था कि अब दादी को उनकी ही भाषा में समझाना होगा। अगले दिन सुबह निशा खुद दादी के कमरे में गई। दादी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। हम सब पुराने तरीकों से ही रहेंगे। अच्छा है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई। आजकल की लड़कियां बहुत उड़ने लगी हैं। नहीं दादी जी, अब इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। उस दिन से घर में बदलाव शुरू हुआ, लेकिन ये बदलाव दादी के सोच के अनुसार नहीं बल्कि उसी सोच को आईना दिखाने के लिए था। सबसे पहले निशा दादी के कमरे में गई। वहां मुलायम गद्दे वाला बड़ा पलंग था। माँ जी, दादी तो कहती है कि पुरानी चीजें ही सबसे अच्छी होती हैं। ये मुलायम बिस्तर और गद्दा तो आधुनिक है। तो तुम क्या करने वाली हो? जो दादी चाहती है वही। निशा ने पलंग हटवाकर उसकी जगह पुरानी खटिया रखवा दी। गद्दे की जगह मोटी गुदड़ी बिछा दी। ये क्या है? मेरा बिस्तर कहाँ गया? दादी जी, आप ही ने तो कहा था कि पुरानी चीजें सबसे उत्तम होती है। ये खटिया और गुदड़ी बहुत शुद्ध और पारंपरिक है। लेकिन मेरी कमर। आधुनिक गद्दे तो बिगाड़ देते हैं दादी जी, आप ही ने कहा था। तुलसी चुप रह गई। अब घर में खाना भी पूरी तरह पुराने तरीके से बनने लगा। दीदी, अब से सब्जी में तड़का नहीं लगेगा, सीधा उबला हुआ खाना बनेगा। चूल्हे की सख्त रोटी और सादा दाल। मतलब वही जो दादी कहती हैं। दोपहर को खाना परोसा गया। ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है? इसमें घी का तड़का कहाँ है? दादी जी, तड़का तो आधुनिक तरीका है। पुराने जमाने में सीधा उबला खाना खाया जाता था। और ये रोटी इतनी कड़ी? चूल्हे की रोटी है दादी जी, बिल्कुल देसी। तुलसी के चेहरे पर असंतोष साफ दिख रहा था, लेकिन वो खुद के नियमों के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दादी को न तो खटिया में आराम मिलता, न फीका खाना पसंद आता। कमला, ये गुदड़ी बहुत चुभती है। अम्मा जी, बहू तो वही कर रही है जो आप सिखाती हैं। एक दिन आंगन में चलते समय दादी का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। अरे कोई है, मेरी टांग, बहुत दर्द हो रहा है। दादी जी संभलिए। अस्पताल चले क्या? अस्पताल? दादी जी तो कहती हैं कि हर बीमारी का इलाज जड़ी बूटी से होता है। नहीं, अस्पताल। दादी जी, आप ही ने तो कहा था कि आधुनिक इलाज शरीर को और बिगाड़ देता है। निशा ने हल्दी और सरसों के तेल का लेप बनाया और दादी के पैर पर लगाया। ये हल्दी तेल सब ठीक कर देगा। उसने पीपल के पत्ते बांध दिए। बहुत जलन हो रही है। दादी जी, यही तो देसी इलाज है। घर के बाकी लोग भी चुप थे। दादी, बहू सही कह रही हैं। आपने ही तो हमेशा यही सिखाया है। अस्पताल तो आधुनिक चीज है दादी। दर्द के कारण दादी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। एक रात करवट लेते समय वो खटिया से फिसलकर नीचे गिर गईं। अरे मेरी कमर, लगता है टूट गई। दादी जी घबराइए मत, जड़ी बूटी सब ठीक कर देगी। मुझे अस्पताल ले चलो। नहीं दादी जी, आप ही ने तो कहा था कि औषधि और घरेलू नुस्खे ही असली इलाज हैं। तुलसी दर्द से रोने लगी। बहू, मुझे माफ कर दो, ये दर्द सहा नहीं जा रहा। दादी जी, यही तो हम भी सहते आए हैं। धुएं का दर्द, सपनों का दर्द, अपमान का दर्द। कमरे में सन्नाटा छा गया। अम्मा जी, अब समझिए, समय बदल गया है। मुझसे गलती हो गई। दादी के आंसू पहली बार पश्चाताप के थे। दादी, अगर मुझे पढ़ने दिया होता तो मैं ही आपका इलाज कर पाती।
तारा बेटा। निशा ने सबकी ओर देखा। अब फैसला आपका है दादी जी, पुराने तरीके या नई सोच। दर्द से कराहती तुलसी पहली बार अपने ही नियमों के बोझ तले दब गई थी। मुझे अस्पताल ले चलो और अब से घर में वही होगा जो सबके लिए सही हो। दादी जी, हम आपको अस्पताल ले चलेंगे। गाड़ी निकालता हूँ। पहली बार घर की दहलीज पार करते हुए दादी को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। वही दादी जो आधुनिक चीजों को अपवित्र कहती थी, अब अस्पताल की मशीनों और डॉक्टर्स पर निर्भर थी। देखिए, इनकी कमर में फ्रैक्चर है, तुरंत इलाज और आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ, लेकिन सही इलाज और दवा जरूरी है। अस्पताल में निशा और नीलम ने बारी बारी से दादी की सेवा की, दवाइयां दी, खाना खिलाया, रात भर जागकर उनकी देखभाल की। बहू, मैंने तुम लोगों को कितना कष्ट दिया, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो। दादी जी, घर के बड़े ही तो भगवान समान होते हैं। सेवा से ही घर बनता है, डर से नहीं। दादी चुपचाप सब सुनती नहीं। अब उन्हें समझ आने लगा था कि असली संस्कार क्या होते हैं। 2 हफ्तों के इलाज के बाद दादी घर लौटी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर कठोरता नहीं, नम्रता थी। मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। क्या हुआ अम्मा जी? मैंने अपनी जिद और रूढ़ियों में तुम सबकी जिंदगी मुश्किल कर दी, लेकिन जब मैं खुद दर्द में थी तब तुम सबने बिना शिकायत मेरी सेवा की। मुझे अब समझ आया है कि असली परंपरा प्यार और सम्मान है।